साइंस का पहला चैप्टर है, उसके अभ्यास मैं आज आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। तो करते हैं फिर अभ्यास को सॉल्व। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो 300 केल्विन, 573 केल्विन, ये हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो पहले वाला देखो 300 केल्विन है और हमें सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 को घटाते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 300 में से क्या घटाना है, 273, और किस में चेंज हो जाएगा, सेल्सियस में। तो कितना बचा, 27 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद इसका देखो बहुत ही आसान है ये, इसमें भी वही करना है कि डिग्री सेल्सियस में हमें चाहिए 573 में से क्या घटाना, 273। तो ये बचेगा 300 केल्विन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमें जाना है केल्विन में। तो 25 प्लस के 273 इन ऐड कर लो, 8 और 7 और 2 9, 298 केल्विन। उसके बाद ऐसे ही ये है, इसमें भी हम केल्विन में जाएंगे। तो 373 प्लस के 273 इन्हें जोड़ लो, 3 3 6, 7 7 14, हासिल 1 और 3 2 5 और 1 6, 646 केल्विन। तो एक छोटी सी बात जाहिर हो रही है कि अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो 273 ऐड करेंगे, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तो 273 को घटाएंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला क्वेश्चन है, बी भी है इसका पार्ट, लेकिन ए के पार्ट का यहाँ पे आएगा, तो मैंने एक ही लिखा। नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो नेप्थलीन को मैंने जब ऊर्ध्वपातन पढ़ाया था, सब्लिमेशन, उसमें बताया था कि नेप्थलीन जो है वो क्या है, एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। जब नेप्थलीन को तुम गर्म करोगे तो वो ठोस जो है द्रव में नहीं चेंज होगा, वो सीधे गैस में चला जाएगा। तो यही कारण है इसका। चलो मैं लिख दे रहा हूँ इसका आंसर यहाँ पे। नेप्थलीन एक ऊर्ध्वपात, नेप्थलीन एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है और वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अतः कोई अवशेष नहीं बचता। अतः कोई अवशेष नहीं बचता। अवशेष नहीं बचता। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेप्थलीन के उत्पादन पदार्थ है, यानी नेप्थलीन को अगर तुम गर्म करोगे तो वो सीधे किस में बदल जाएगा, वो सीधे गैस में बदल जाएगा, ना कि द्रव में। तो इसी वजह से वो कोई भी पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो यही कारण है, ये बात आपकी समझ में। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हम करेंगे। तो बी पार्ट में हमसे कह रहा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो इत्र एक वाष्पीय द्रव है जो बहुत तेज़ी से वाष्प बनता है, और बहुत तेज़ी से वाष्प बनने के बाद वो सभी दिशाओं में फैलता है। तो यही कारण है कि इत्र की गंध हमें बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। तो देखो, इत्र एक वाष्पशील द्रव है जो बहुत तेजी से वाष्प में बदलता है, बहुत तेजी से वाष्प में बदलता है।
इस कारण इत्र के कारण, इस कारण इत्र के कारण, इस कारण इत्र के कारण तेजी से सभी दिशाओं में, तेजी से सभी दिशाओं में, तेजी से सभी दिशाओं में विस्तृत होते हैं, विस्तृत होते हैं, विस्तृत होते हैं। इसलिए इत्र की गंध, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है, बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो इत्र एक वाष्पशील द्रव है जो बहुत तेजी से वाष्प में बदलता है। इस कारण इत्र के कण तेजी से सभी दिशाओं में विस्तृत होते हैं, इसलिए इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को बुक तो होगी आपके पास, मैं उस लाइन को नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो हमें 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें, जल, बी दिया हमें चीनी, और सी दिया हमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये कह रहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार, पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण, यानी कि बढ़ता हुआ आकर्षण के बीच हमें इन्हें अरेंज करना, तो कैसे करेंगे? सबसे कम आकर्षण बल किस में होगा? तो सबसे कम आकर्षण बल एक प्रकार से समझो तो जल जो है वो क्या है, वो द्रव है, और जो चीनी है वो क्या है, एक ठोस है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एक गैस है। तो सबसे कम आकर्षण किस में होगा? तो सबसे कम जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। तो सबसे पहले किसका नंबर आ जाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद द्रव अवस्था यानी कि जल, और उसके बाद चीनी यानी कि ठोस। तो बढ़ते हुए आकर्षण का जो क्रम है वो ये है, ये आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे कम ऑक्सीजन में होगा आकर्षण बल, दूसरे नंबर पे जल में होगा, और तीसरे नंबर पे चीनी में होगा। तो ये बात बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो इसमें कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं। नंबर 1 में क्या दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 रूम टेम्परेचर है, यानी कि जो हमारे आसपास का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस यही टेम्परेचर है। एक कमरे का जो ताप होता है वो लगभग 25 से ऊपर हो सकता है, 26, 27, 20, 23, यानी 25 जो एक रूम टेम्परेचर, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर माना जाता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था है वो क्या होगी? तो जल कौन सी अवस्था में होगा? ठोस में होगा, द्रव में होगा, या गैस में होगा? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल सभी जानते हैं कितने पे रहता है? जल द्रव अवस्था
में रहता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में रहता है। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब ऊपर से शुरू करते हैं बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बी पार्ट है। बी पार्ट में 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो कौन सी अवस्था में होगा? वो ठोस अवस्था में होगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो जमने लगता है या जम जाता है। तो लो मैं इसका लिख दे रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस अवस्था में होगा क्योंकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब सी के लिए हमें मिटाना पड़ेगा, और तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो सी के लिए सी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैसीय अवस्था में होगा। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प अवस्था में बदल जाता है। पानी वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये ख़त्म हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, जल कमरे के ताप पर द्रव होता है। जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, क्यों? तो बताइए। तो देखो, जल का हिमांक क्या होता है, यानी जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है? जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक वो कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जल इतने टेम्परेचर पर जम जाता है फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक पर, और जल का क्वथनांक इतने टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, यानी गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो इस अवस्था पर ये ठोस अवस्था में होगा और इस पर गैस। अब एक बात समझो, जो रूम टेम्परेचर है वो 25, तो 0 पे ठोस 100 पे गैस। तो इससे तुम कह सकते हो कि इस पर जो जल है वो किस में होगा? द्रवावस्था में होगा। अतः इस कारण जल कमरे के ताप पर क्या होगा? द्रव। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जल का क्वथनांक होता है 100। अब बीच का जो टेम्परेचर है उसमें तो जल क्या होगा? द्रव ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है या ठोस है, वो क्यों है बताइए। तो इसमें देखो, लोहे का जो गलनांक है, लोहे का जो गलनांक है वो कितना है? वो है 1530 डिग्री सेल्सियस।
लोहे का जो गलनांक है वो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अगर इतने टेम्परेचर पर ले जाओगे तो तब लोहा जो है वो द्रव में बदलेगा, अब इससे जो कम टेम्परेचर होगा उस पर तो लोहा क्या होगा, ठोस ही होगा। तो सीधी सी बात हो गई। तो इसलिए कमरे के ताप पर लोहे की अलमारी ठोस है, लोहे की अलमारी ठोस है। ठीक, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है जब लोहे का गलनांक 1530 डिग्री सेल्सियस है। यानी 1530 डिग्री सेल्सियस पर जब ले जाओगे तब लोहा गलेगा, यानी तब वो द्रव अवस्था में आएगा। तो उससे नीचे का जितना टेम्परेचर होगा उस पर तो जो अलमारी है लोहे की या लोहा है वो क्या होगा, ठोस होगा। सीधी सी बात है। अब कमरे का ताप तो बहुत कम है, इसका मतलब उस पर तो बिल्कुल ठोस होगा ही होगा। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7, 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। तो क्वेश्चन ये है कि 273 केल्विन पर तुमने बर्फ़ को ठंडा किया और 273 केल्विन पर तुमने जल को ठंडा किया, तो बर्फ़ जो है वो अधिक शीतलता पहुँचाता है, अधिक ठंडक पहुँचाता है। तो क्या कारण है। तो देखो 273 केल्विन पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ़ के कणों की ऊर्जा वो बहुत कम होती है। तो यही कारण है कि वातावरण से जो बर्फ़ है वो अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, यानी कि जब ऊर्जा को ज़्यादा अवशोषित करेगा तभी तो ठंडक ज़्यादा पहुँचाएगा। ठीक, यही कारण है कि समान तापमान पर होते हुए भी बर्फ़ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडक पहुँचाता है। यानी कि जो पानी है, जो बर्फ़ है और टेम्परेचर है 273 केल्विन, तो इस पर जो इसकी ऊर्जा होती है पानी की वो कुछ ज़्यादा होती है, कणों की ऊर्जा, और इसकी जो है वो कम होती है। तो ये जो है वातावरण से यानी कि उस ऊर्जा को ज़्यादा अवशोषित करेगा, यानी कि उसे ठंडक पहुँचाएगा वातावरण को। जब वातावरण की ऊर्जा को लेगा और वहाँ से ऊर्जा को खींच लेगा तो उसमें ठंडक पहुँच जाएगी, जबकि ये ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए बर्फ़ जो है वो ज़्यादा शीतलता पहुँचाता है पानी की तुलना में। तो यही कारण है, सेम टेम्परेचर की कहानी है। समझ में आ गई होगी बात। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है। यानी उबलता हुआ जल है और भाप है, दोनों में से किस में जलने की तीव्रता अधिक होगी। तो एक एग्जाम्पल, एक इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा। तो देखो 373 केल्विन पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी कि 373 केल्विन पर वाष्प के कणों की जो ऊर्जा है वो पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी वाष्प के कणों की ऊर्जा पानी के कणों से अधिक होती है। ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। यानी ऐसा जो होता है वो वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित किए जाने के कारण होता है। अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आती है तो समान ताप पर उबलते हुए पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। तो 373 केल्विन पर वाष्प द्वारा समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा होती है। तो यही कारण है कि सबसे पहले ही लिख दिया था मैंने कारण कि वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो यही कारण है, जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आती है तो उबलते हुए पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करती है, जिसके कारण हमें जलन ज़्यादा पैदा होती है। तो यही कारण है, समझ में आ गया होगा।